केदारकंठा, या जिसे केदारकांठा या केदारकंठ भी कहा जाता है। माना जाता है कि महाभारत काल में भगवान शिव पांडवों से छिपकर यहाँ पर ध्यान कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पर काफी समय व्यतीत करा। केदारकंठा समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चूंकि यह गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है तो इसलिए यहाँ पर जाने का परमिट भी लगता है। लेकिन यहाँ पर चोटी पर पहुंचने के बाद यहाँ से सनराइज देखना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। काफी मेस्मराइजिंग सनराइज होता है यहाँ पर और जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और विंटर्स में तो यहाँ के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रहते हैं, इसलिए ट्रैवलर्स और टूरिस्ट्स का केदारकंठा वन ऑफ द फेवरेट विंटर ट्रैक है। सर्दियों में घुटने तक गहरी बर्फ, आसपास की वादियों का मनमोहक दृश्य और सुंदर रास्ते इसे ट्रैकर्स के बीच बेहद लोकप्रिय बनाते हैं। इस ट्रैक पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। हरे भरे मैदान, वाटर स्ट्रीम्स, वाइट ग्लिटर करती हुई स्नो, देवदार के घने जंगल और एंड में मेस्मराइजिंग करने वाला सनराइज। तो दोस्तों, अगर आप भी इस खूबसूरत ट्रैक को करना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हम आपको इससे रिलेटेड एक एक जानकारी देंगे कि कैसे जाएं, कब जाएं, कहाँ रुकें, परमिट कैसे लें, गाइड कैसे लें, क्या क्या ट्रैकिंग गियर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैक कैसा है, कितना लंबा है, नेटवर्क आते हैं कि नहीं, लाइट और पानी की क्या सुविधा है, खुद जाएं या पैकेज बुक करके जाएं, और भी कई सारे सवाल केदारकंठा ट्रैक से रिलेटेड। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैक की। ट्रैक कैसा है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, कैसे पहुंचना है और क्या इसका डिस्टेंस है। ट्रैक स्टार्ट होता है उत्तराखंड के सांकरी विलेज से और ये सीधा जाता है केदारकंठा पीक पर। इस ट्रैक का टोटल डिस्टेंस है 14 किलोमीटर के आसपास, जिसमें कि 2 हॉल्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सांकरी विलेज से जूड़ा का तालाब तक। सांकरी गांव से जूड़ा के तालाब का डिस्टेंस 5.5 किलोमीटर के आसपास का है। विंटर्स के टाइम ये जूड़ा का तालाब बिल्कुल फ्रोजन लेक बन जाता है। आप पहले दिन जूड़ा का तालाब पर रेस्ट कर सकते हैं। दूसरे दिन आप जूड़ा के तालाब से जाएंगे केदारकंठा बेस कैंप तक, जो कि 11,200 फीट के एलिवेशन पर सिचुएटेड है और ये डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर के आसपास का है। इसके बाद आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं डे 2 में। डे 3 में अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 2:30 to 3 AM आपको ट्रैक स्टार्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ से केदारकंठा पीक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है और लास्ट के 2 किलोमीटर की चढ़ाई काफी स्टीप है। इसलिए अगर आपको मेस्मराइजिंग सनराइज मिस नहीं करना है तो अर्ली इन द मॉर्निंग आप ट्रैक स्टार्ट कीजिए और केदारकंठा पीक पर पहुंचकर अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सनराइज देख सकते हैं। और फिर उसी दिन आप इस पूरे ट्रैक को डाउनवर्ड्स कंप्लीट कर सकते हैं सांकरी तक, या फिर जूड़ा का तालाब रुककर नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग आप सांकरी तक पहुंच सकते हैं। तो ये है पूरा ट्रैक। तो इस ट्रैक का बेस विलेज है सांकरी विलेज, जो कि देहरादून से 198 किलोमीटर के आसपास सिचुएटेड है। अब बात करते हैं कि इस ट्रैक पर आपको क्या क्या ट्रैकिंग गियर्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है ट्रैकिंग बैग। आपके पास एक लाइट वेट बैकपैक होना चाहिए, जिसमें कि आप अननेसेसरी का कुछ भी सामान ना रखें। सारे के सारे अपने यूजफुल चीजें ही रखें, क्योंकि ट्रैक में बैग जितना हल्का होगा आपको चढ़ने में उतनी ही आसानी होगी। इसके बाद है ट्रैकिंग शूज। आप अपने स्नीकर्स, नॉर्मल स्पोर्ट शूज ये सब पहनकर विंटर में इस ट्रैक को ना करें। हाँ, समर में एक बार को आप स्पोर्ट शूज से ये वाला ट्रैक कर सकते हैं, बट विंटर्स में इस ट्रैक को नॉर्मल स्पोर्ट शूज में ना करें। इसके लिए आपको अच्छे ट्रैकिंग शूज की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप अननेसेसरी का वेट कैरी नहीं करना चाहते तो यहाँ पर रेंट पर आपको ट्रैकिंग शूज मिल जाएंगे। और इनका रेंटल चार्ज कितना होता है ये आपको वीडियो में आगे पूरी लिस्ट दिख जाएगी। इसके बाद है ट्रैकिंग पोल।
या जिसे ट्रैकिंग स्टिक या हाइकिंग पोल भी कहते हैं। किसी भी ट्रैक पर एक नॉर्मल स्टिक भी आपको ट्रैक कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्प करती है, और इस ट्रैक पर जहाँ पर काफ़ी स्नो रहती है वहाँ पर इस पोल की यूटिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप एक ये ट्रैकिंग पोल कैरी ज़रूर करें, और अगर आप ये कैरी नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप रेंट पर इसको भी ले सकते हैं। और अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो आपके पास एक वार्मर, एक फ्लीस की लेयर और एक अच्छी खासी जैकेट होना ज़रूरी है, जो कि आपको अंदर से वार्म रखेगी, वरना ऊपर माइनस में टेम्परेचर होता है, वहां पर आपको काफी ठंड लग सकती है। इसके बाद है एक पोंचो। पहाड़ों पर मौसम का कुछ भी नहीं पता होता कब बदल जाए, इसलिए आप अपने साथ एक रेनकोट या पोंचो जरूर कैरी करें। इसके बाद है क्रैम्पॉन्स, या जिन्हें स्पाइक भी बोलते हैं। यह आपके शू में लगाकर आपको बर्फ से काफी अच्छी ग्रिप देगा ट्रैक करने में। ये कई पैकेज वाले भी प्रोवाइड करवाते हैं, या आप चाहें तो इनको भी रेंट पर ले सकते हैं। इसके बाद क्रैम्पॉन के साथ ही नेक्स्ट चीज है गेटर्स। ये आपके एंकल से नी तक के एरिया को पानी और कीचड़ से कवर करते हैं, जिससे कि आपके कपड़े गंदे नहीं होते। आप इसको भी कैरी जरूर करें। इसके बाद एक और जो जरूरी चीज है वो है हेडलैम्प, या आपके पास अच्छी इंटेंसिटी की टॉर्च, क्योंकि आपको सनराइज देखने के लिए नाइट में ट्रैक करना पड़ता है। उसके लिए आपको हेडलैम्प और एक टॉर्च होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रैक पैंट। एक अच्छी ट्रैक पैंट हो तो आप कंफर्टेबली ट्रैक इजीली कर पाते हैं। उसके बाद है सॉक्स। अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो आपके पास 4 से 5 जोड़ी सॉक्स होने जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही ट्रैक करते हैं स्नो से शूज में पानी जाता है और आपके सॉक्स गीले हो जाते हैं, और फिर आपको वो चेंज करने पड़ते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक ये भी है कि आप सबसे पहले एक सॉक्स पहने, उसके ऊपर आप एक पॉली बैग पहने, फिर आप अपनी दूसरा सॉक्स पहने और उसके ऊपर शूज पहने, जिससे आपका पैर वार्म भी होगा और नीचे तक पानी नहीं जाएगा। आप ये वाली ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको ऊपर की जो सॉक्स की लेयर है उसे चेंज करना पड़ेगा डेली। उसके बाद है पावर बैंक। आप अपना पावर बैंक हमेशा चार्ज रखें, क्योंकि ऊपर लाइट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी चीज चार्ज करनी है तो आपको पावर बैंक चाहिए ही चाहिए। और इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऊपर जाकर बर्फ में बैटरीज बहुत जल्दी ड्रेन होती है, इसलिए ज्यादा mAh का पावर बैंक लेकर के आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप अपने साथ ग्लव्स कैरी कर सकते हैं, और अपने साथ टॉयलेट पेपर जरूर कैरी करें, क्योंकि ऊपर विंटर्स में बर्फ ही बर्फ होती है, वहां पर पानी की सुविधा नहीं होती। इसलिए जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपके पास टॉयलेट पेपर या टिश्यू पेपर होना जरूरी है। समर्स में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती, तो अगर आप विंटर ट्रैक के लिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर जरूर कैरी करें। और हाँ, आप अपने साथ एक पोलराइज्ड सनग्लासेस जरूर कैरी करें, क्योंकि दिन में जब सन रेज स्नो पर पड़ती हैं तो वो बहुत अच्छी खासी रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में जाती है। इससे आपका रेटिना और प्यूपिल भी खराब हो सकता है, इसलिए आप सनग्लासेस जरूर कैरी करें। और बाकी आप अपने साथ कुछ मेडिसिन या फर्स्ट एड की किट भी जरूर कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए। इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप एक पैकेज बुक कीजिए, या आप अपने आप यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका अलग प्रोसीजर है। सबसे पहले बात करते हैं पैकेज की। अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्राइस के पैकेजेस देती हैं, जिसमें कि आप दिल्ली टू दिल्ली, देहरादून टू देहरादून या सांकरी टू सांकरी का भी पैकेज ले सकते हैं, जिनके प्राइसेस अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने पैकेज बुक किया है देहरादून टू देहरादून, तो आपको भारत के किसी भी शहर से देहरादून पहुंचना है। देहरादून पहुंचना काफी इजी है। यहाँ पर आपको एयरपोर्ट, देहरादून का रेलवे स्टेशन और देहरादून की ISBT भी मिल जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से देहरादून तक आना चाहते हैं तो आप बाय रोड इजीली देहरादून पहुंच सकते हैं। देहरादून पहुंचकर आपको पहुंचना है प्रिंस चौक पर। वहां पर मोस्टली ऑर्गेनाइजर्स के टेम्पो ट्रैवलर या बसेस आती हैं, जो आपको वहां से सांकरी ले जाती हैं। और देहरादून से सांकरी का रास्ता भी बहुत बेहतरीन है। रास्ते में चलते हुए आपको यमुना नदी के साथ साथ पहाड़ों के व्यूज और वैलीज भी काफी मेस्मराइजिंग लगती है। और सांकरी की तरफ मुड़ते ही टॉन्स नदी भी आपके साथ साथ चलती है। मोड़ी सांकरी मोड़ से सांकरी तक की रोड बहुत ही ज्यादा खराब है। हर जगह गड्ढे, कीचड़, पिटहोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप अपने व्हीकल से भी आते हैं तो थोड़ा सावधानी से जाएं। आप यहाँ पर शाम तक पहुँचते हैं,
और यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जियो और BSNL के अलावा किसी भी ऑपरेटर के नेटवर्क्स नहीं आते हैं। इसलिए जब आप सांकरे जाएं तो अपने साथ जियो और BSNL की सिम ले जाएं अगर आपको नेटवर्क चाहिए तो। यहाँ पहुंचकर आपको होटल में सबसे पहले चेक इन कराया जाता है। आप यहाँ पर फ्रेशन अप होइए और उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रीफिंग के लिए बुला दिया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर डूज एंड डोंट बताए जाते हैं और भी कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। उसके बाद यहाँ पर डिनर करवाया जाता है, तो यहाँ से डिनर कीजिए और नाइट में एक साउंड स्लीप लीजिए। इसके बाद मॉर्निंग में जल्दी उठिए, सामने पहाड़ों का व्यूज लीजिए, फ्रेशन अप होइए और यहाँ से चले जाइए ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप यहाँ से अपने जो भी ट्रेकिंग गियर्स आपके पास नहीं है आप उनको रेंट पर ले सकते हैं। इन गियर्स की लिस्ट आपको दिख रही होगी, इनके अलग अलग प्राइसेस होते हैं। कुछ जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो पैकेजेस होते हैं, इनमें ये गियर्स इंक्लूड रहते हैं, तो आपको इनमें से रेंटल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मोस्टली पैकेजेस में स्पाइक्स और गेटर्स आपको मिल जाते हैं, इसलिए इनको भी रेंट पर लेने की जरूरत नहीं है। मेन जो होता है वो ट्रैकिंग शूज और ट्रैकिंग स्टिक होती है, आप इनको रेंट पर ले सकते हैं। और इस पैकेज में गाइड और परमिट सब इंक्लूड रहता है। आपके ट्रूप के साथ 2 गाइड्स चलते हैं, एक आगे और एक पीछे। इसके बाद यहाँ पर मॉर्निंग में 10 बजे छोटी सी ब्रीफिंग होती है, जिसमें आपको ट्रैक के इनसाइट्स बताए जाते हैं और उसके बाद आप इस ट्रैक को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ से आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना बैग भारी लग रहा है तो इसे आप म्यूल या खच्चर पर भी रखवा कर जुड़ा का तालाब तक लोड करवा सकते हैं, जिसका प्राइस 400 रुपीज रहता है। ट्रैक के डे 1 में आप सांकरे विलेज से जुड़ा का तालाब तक जाते हैं। अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो जैसे ही आप सांकरे से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको वहां पर जमीन पर गिरी हुई बर्फ दिख जाती है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं बर्फ भी बढ़ती चली जाती है और नज़ारे और भी बेहतरीन होते जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाने पर वाटर स्ट्रीम भी आता है और इसके बाद आपकी चढ़ाई थोड़ी सी स्टीप होने लगती है। और अगर आप मिड दिसंबर टू मिड जनवरी गए हैं तो यहीं से आपका स्नो ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ से ही स्पाइक्स और गेटर्स पहन सकते हैं। स्पाइक्स और गेटर्स कैसे पहनने हैं ये ट्यूटोरियल आपको गाइड दे देता है। और मिड जनवरी में अगर आप लकी रहे तो आपको यहाँ पर स्नोफॉल भी दिख सकती है। आप अब इस स्नो पर एंजॉय करते हुए ट्रैक कीजिए। आप यहाँ क्रिकेट खेलिए, एक दूसरे पर बर्फ फेंकिए या खुद बर्फ में कूद जाइए। इस ट्रैक को एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। और अगर आपको रास्ते में कुछ स्नैक्स वगैरह या मैगी वगैरह खानी है तो इसके लिए भी यहाँ पर कई सारे स्टॉल्स हैं, आप वहां पर रुककर चाय मैगी भी एंजॉय कर सकते हैं। फिर आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे कि देवदार के वृक्षों में भी बर्फ अच्छी तरह से जमी हुई है, पूरे के पूरे वाइट लगते हैं। फिर कुछ दूर आप जब चलेंगे 5.5 किलोमीटर के बाद आपको जूड़ा का तालाब कैंप साइट दिखेगा। अगर आप पैकेज बुक करके आए तो आपका स्टे आज यहीं पर होने वाला है। आप अपनी कैंप साइट ढूंढिए, अपना बैग रखिए और यहाँ पर एंजॉय कीजिए। यहाँ पहुँचते ही आपको लंच मिलेगा, आप लंच कीजिए। फिर आपको यहाँ पर इवनिंग में स्नैक्स मिलते हैं, आप स्नैक्स कीजिए। और फिर नाइट में यहाँ पर डिनर कीजिए। डिनर में आपको दाल और एक सब्जी, रोटी, राइस और एक स्वीट मिलती है। और फिर यहाँ पर थोड़ा एंजॉय करने के बाद अब अपने टेंट में सो जाइए। टेंट यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, आपको यहाँ पर डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग का टेंट मिलता है, जिसमें कि आप स्लीपिंग बैग यूज करते हैं। फिर आप सुबह उठिए, फ्रेश होने के लिए जाइए। और यहाँ पर अगर आप विंटर्स में आते हैं तो यहाँ पर पानी नहीं मिलता है, तो इसलिए टॉयलेट पेपर और टिश्यू पेपर जरूर कैरी करें। फ्रेश होकर यहाँ पर आपको टी एंड ब्रेकफास्ट मिलता है, आप टी एंड ब्रेकफास्ट कीजिए। फिर अगर आपने स्पाइक्स और गेटर्स नहीं पहने हैं तो स्पाइक्स एंड गेटर्स पहन लीजिए, क्योंकि अब विंटर्स में आपको पूरा स्नो ट्रैक ही करना है। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होते ही आप 300 मीटर के डिस्टेंस पर पहुंचते हैं जूड़ा का तालाब, जो विंटर्स में फ्रोजन लेक बन जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर शिव शंकर ने अपने बाल अर्थात जूड़ा धोया था, इसलिए इस जगह को जूड़ा का तालाब कहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्नो देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप अपनी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करवाइए, अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए।
और कुछ समय बाद आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्नो का लेवल और बढ़ने लगता है और चढ़ाई थोड़ी सी स्टीप होने लगती है। आपको रास्ते में कई ढाबे एंड शॉप्स भी मिलेंगे। आप यहाँ से कुछ खा भी सकते हैं। दिन में सूरज के रिफ्लेक्शन से स्नो बहुत चमकती है, इसलिए आप अपने साथ सनग्लासेस जरूर कैरी करें। और अगर फ्रेश स्नोफॉल हुआ है तो आपके पैर आधे आधे एक एक फीट तक अंदर धंस सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे ट्रैक करते हुए पहुंच जाएंगे केदारकंठा बेस कैंप तक, जो कि 11,200 फीट के ऑल्टीट्यूड पर है। ये जुड़ा के तालाब से 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यहाँ पहुंचते ही आपको लंच मिलता है। लंच के बाद आपको शाम को स्नैक्स और टी मिलता है और रात में डिनर इस दिन थोड़ा जल्दी करा दिया जाता है ताकि आप आराम से सो सकें, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना है। अगर आपको अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सनराइज देखना है तो इसलिए सुबह जल्दी 1 से 1:15 बजे तक उठिए, फ्रेश होइए, सामान बेस कैंप में ही छोड़ दीजिए। बस जरूरी चीजें कैरी कीजिए, जैसे वाटर बॉटल, ग्लव्स, कैमरा, नेक वार्मर, जैकेट एटसेट्रा। मॉर्निंग में 2 से 2:15 बजे आप ब्रेकफास्ट कीजिए और 2:30 बजे तक कैसे भी करके ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पीक पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन ये 4 किलोमीटर काफी स्टीप है और विंटर्स में स्नोफॉल के कारण ट्रेल्स भी छुप जाता है, इसलिए इसे ट्रैक करने में थोड़ी दिक्कत आती है। समर्स के टाइम यहाँ पर इतना ज्यादा स्टीप नहीं लगता है ये ट्रैक। जैसे ही आपका ट्रैक स्टार्ट होता है आप देखते हैं कि रात में स्नो कैसे चमकती है, लिटरल ग्लिटर। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर लास्ट टी पॉइंट दिखता है जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं और यहाँ से आपका ट्रैक थोड़ा सा स्टीप हो जाता है। यहाँ से आप थोड़ा संभल कर चलिए, क्योंकि आगे बर्फ बहुत ज्यादा होती है और यहाँ से आपको केदारकंठा पीक भी दिखने लगती है जहाँ पर आपको पहुंचना है। यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पर आप संभल कर चलिए, क्योंकि स्नोफॉल से यहाँ पर ट्रेल्स भी मिट जाती है, इसलिए यहाँ पर ट्रेल्स बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सी बार बर्फीला तूफान भी चलता है। विंटर्स के टाइम पर बहुत भयंकर और बहुत तेज हवा बर्फ के साथ चलती है, जिसमें हवा की स्पीड 50-60 kmph भी हो सकती है और ये हवाएं बर्फ लेकर चलती हैं, जो कि आपके आंख पर और मुंह पर लगकर आपको ट्रैक करने में थोड़ा बाधित करती हैं। इसलिए आप अपने साथ एक नेक वार्मर, एक अच्छी मजबूत टिकाऊ जैकेट, हाथ में ग्लव्स, हेडलैम्प, अच्छी इंटेंसिटी वाली टॉर्च लेकर ही ये ट्रैक करें। और आप अपने साथ वैसलीन या एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी जरूर कैरी करें, वरना इन बर्फ की हवाओं से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। और हाथों को बिना ग्लव्स के यूज ना करें, क्योंकि आपको फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। हमने जिस दिन ये ट्रैक किया था यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं थी। हमारे गाइड ने भी कहा था कि ऐसी हवाएं उन्होंने भी नहीं देखी है यहाँ पर आज तक। फिर आप इस चढ़ाई को जैसे ही कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर आपको एक स्टीप चढ़ाई दिखेगी। इसके बाद आप केदारकंठा समिट पर पहुंचते हैं, एकदम पीक पर, और आपको काफी रिलैक्सिंग और सूथिंग लगता है। एकदम मेस्मराइजिंग कर देने वाला व्यू और दिल में काफी सुकून। पीक पर पहुंचने के बाद थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा मंदिर दिखेगा। यहाँ आप नतमस्तक होइए और थोड़ा सा आगे जाके आपको सनराइज पॉइंट भी दिखेगा। यहाँ पीक पर लगभग सभी नेटवर्क आ जाते हैं, जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल। आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, आसपास की पहाड़ियों को निहारिए, उनके व्यूज से मंत्रमुग्ध होइए और कुछ समय बाद होता है आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सनराइज, जो काफी अमेजिंग, मेस्मराइजिंग, रिलैक्सिंग और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आप इस सनराइज को अगर फील करेंगे तो आपकी आंखें थोड़ी नम और चेहरे पर मुस्कान आएगी, क्योंकि इतनी मेहनत करके पीक पर आए और ये मेस्मराइजिंग सनराइज देखने को मिला। पूरी मेहनत वर्थ लगती है। इसलिए आप कभी भी केदारकंठा पीक पर जाएं, चाहे समर में चाहे विंटर्स में, आप सनराइज मिस ना कीजिएगा। सनराइज के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, ऑरेंज लाइन देखिए पहाड़ों के ऊपर, अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करवाइए और फिर आप नीचे आ सकते हैं। नीचे आने के लिए आप
स्लाइडिंग करते हुए बर्फ से नीचे आ सकते हैं। आपको काफी मजा आएगा और जल्दी भी नीचे उतरेंगे। नीचे उतरते हुए आप बेस कैंप तक जाइए, अपना सामान लीजिए। यहाँ से आप लंच करेंगे और लंच कर आप पहुंचेंगे जूडा का तालाब। यहाँ पर आपको इवनिंग स्नैक्स मिलेगा और यहाँ पर आपको डिनर मिलेगा। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग आप जूडा का तालाब से सांकरी पहुंचिए। सांकरी फ्रेशन अप होइए, ब्रेकफास्ट कीजिए और फिर सांकरी से आपको देहरादून के लिए टेम्पो ट्रेवलर या बस में बिठा दिया जाएगा और यहाँ पर आपका पैकेज एंड हो जाएगा। इस पैकेज का प्राइस 4500 रुपीज था। यह पैकेज टॉन्स वैली एडवेंचर के थ्रू किया गया था, जिनका व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप इनसे ये पैकेज बुक कर सकते हैं। इस पैकेज के अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड थी। आपको स्पाइक्स भी मिलेंगे, गेटर्स भी मिलेंगे, आपको परमिट और आपको गाइड भी मिलेगा। बस जैकेट, शूज, ट्रैकिंग पोल्स, हेडलैम्प, इन चीजों को आपको रेंट पर लेना था। कई पैकेजेस इनको भी इंक्लूड करवाते हैं अपने पैकेज में, तो आप उनसे वो कॉन्टेक्ट पर बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप ये ट्रैक सेल्फ अपने आप से करना चाहते हैं। आपको सबसे पहले देहरादून पहुंचना है। देहरादून के रेलवे स्टेशन के पास देहरादून मसूरी बस स्टैंड है। वहां से मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के बीच में सांकरी की 2 बसेस चलती हैं, जिसका किराया 450 रुपीज है। आप वहां से सांकरी पहुंचिए, जो कि आपको शाम तक सांकरी पहुंचा देंगी। सांकरी पहुंचकर वहां पर शाम को आप एक डॉर्मेट्री बुक कीजिए, जिसका की प्राइस 400 रुपीज होगा, जिसमें आपको 2 टाइम का खाना भी दिया जाएगा। और जहां पर आपने अपना स्टे बुक किया है वहीं से आपको एक गाइड करना है, क्योंकि बिना गाइड के आप केदारकंठा ट्रैक नहीं कर सकते। यहाँ से आपको अपना एक गाइड करना है, जिसका के चार्ज 600 to 1000 रुपीज हो सकता है पर डे। आपको बार्गेनिंग करनी है और इसको जितना कम हो सके उतना कम करवा लेना है। फिर यही गाइड आपके लिए परमिट इशू करवाएगा। इस परमिट का चार्ज 150 पर पर्सन होता है। फिर आप अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे ही ये ट्रैक स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप सांकरी से जूडा का तालाब नहीं, आप केदारकंठा बेस कैंप पर जाकर स्टे लें। तो आपको यहाँ पर इस दिन सांकरी से केदारकंठा बेस कैंप तक पहुंचना होगा। केदारकंठा बेस कैंप पहुंचकर आप यहाँ पर भी टेंट ले सकते हैं। इस टेंट का प्राइस आपको अगेन 300 to 400 पड़ेगा। और अगर आप अपना खुद का टेंट लगाना चाहते हैं तो वो आपको नीचे से 50 रुपए की एक रिसिप्ट कटेगी। उसके बाद आप ऊपर अपना टेंट लगा सकते हैं। फिर अगर आपको यहाँ पर कुछ खाना है तो आप 300 रुपए में थाली ले सकते हैं, या फिर अगर आप अपने साथ मैगी वगैरह लाए हैं तो आप वो बनाकर वहां पर अपने टेंट में खा सकते हैं। वो बेटर ऑप्शन रहेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए, केदारकंठा पीक पर जाइए, बेहतरीन सनराइज देखिए और इसी दिन आप नीचे शाम तक सांकरी आ जाइए। सांकरी आने के बाद आप उसी होटल में एक नाइट स्टे कीजिए और अर्ली इन द मॉर्निंग सांकरी से देहरादून की बस जाती है। आप उस बस को पकड़कर देहरादून पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने से ही सेल्फ से ही ये ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे इस ट्रैक को करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या ये ट्रैक डिफिकल्ट है। अगर आप समर में जाते हैं तो ये ट्रैक काफी इजी है, लेकिन यही आप अगर विंटर्स में जाते हैं तो ये ट्रैक उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। इसका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट ही है। और अगर बात की जाए इस ट्रैक को करने के बेस्ट टाइम की, तो सबसे बेस्ट टाइम नवंबर से मार्च तक माना जाता है, और जिसमें से मिड दिसंबर टू मिड जनवरी तो बहुत ही ज्यादा पीक सीजन माना जाता है, क्योंकि तब अच्छी खासी स्नोफॉल हो जाती है और इस ट्रैक को करने में काफी मजा आता है। अब बात करते हैं नेटवर्क की कि कौन कौन से ऑपरेटर्स के नेटवर्क आते हैं। तो सांकरी में जियो और BSNL के नेटवर्क आते हैं। जूडा के तालाब में आपको जियो का थोड़ा सा नेटवर्क देखने को मिल सकता है। बेस कैंप में आपको शायद कोई भी नेटवर्क ना देखने को मिले, और केदारकंठा पीक पर आपको ऑलमोस्ट सभी नेटवर्क देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि केदारकंठा से रिलेटेड सारी क्वेरीज मैंने सॉल्व की होंगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिए। हम आपको जल्द से जल्द एडुकेट रिप्लाई जरूर देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव। हर 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम जय